मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आपका एक बार फिर से स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। बच्चों, आज वर्कशीट नंबर आपकी 77 आई है और ये वर्कशीट आपकी 25 जनवरी 2021 के लिए है, जिसमें आज हम बहुत ही रोचक पाठ आपका करने वाले हैं। रीढ़ की हड्डी, ये एक सामाजिक जो हमारी मानसिकता है, एक ऐसी घटिया मानसिकता है, उसको दिखाने के लिए इस चैप्टर का नाम रीढ़ की हड्डी दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। एकांकी के माध्यम से लेखक ने समाज में व्याप्त स्त्रियों के प्रति रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार किया है कि जो लोग स्त्रियों को कम समझते हैं या उनका पढ़ना रोकना चाहते हैं या सोचते हैं कि स्त्रियां महान नहीं होती, वो कुछ बड़ा नहीं कर सकती, तो उस घटिया सोच को, दकियानुसी सोच को दिखाने के लिए ये कहानी, ये एकांकी लिखी गई है। करते हुए स्त्रियों को प्राप्त होने वाली शिक्षा के माध्यम से बढ़ते हुए आत्मविश्वास तथा साहस को दर्शाता है कि स्त्रियां अगर शिक्षा ग्रहण करें तो उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है और उनमें साहस भी बढ़ता है। इसमें लेखक एकांकी जगदीश चंद्र माथुर हैं। एकांकी लगभग नाटक का एक भाग और उसका छोटा रूप होता है। एकांकी का बेटा मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आपको संवाद दिखेंगे, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं या कथा के माध्यम से आपको ये नज़र आएगा। तो यहाँ पे पूरे चैप्टर में आपको संवाद दिखेगा कि लोग कैसे बातचीत कर रहे हैं और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। आपने रामलीला देखी होगी, वह भी नाटक का एक रूप है। नाटक मतलब जहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं और सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। सिनेमा को इतना आधुनिक रूप कह सकते हैं। नाटक या एकांकी में मंच पर अभिनय द्वारा किसी विषय को प्रस्तुत किया जाता है, मतलब किसी एक टॉपिक पर बहुत सारे लोग आकर अपने अपने डायलॉग बोलते हैं, उसे हम नाटक कहते हैं। अगर आपने कभी रामायण या रामलीला देखी होगी तो आप समझ पाएंगे, जिससे सभी दर्शक सहज ढंग से ज्ञान और मनोरंजन प्राप्त करते हैं। नीचे दिए गए एकांकी के अंश को पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पहले हम इसे रीड करेंगे फिर उत्तर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप क्लास में होते तो अलग अलग बच्चों को खड़ा कर दिया जाता है, उन्हें अलग अलग कैरेक्टर का डायलॉग दे दिया जाता है और फिर इस पार्ट को पढ़ने में और ही आनंद आता है। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही थी वह अधेड़ उम्र के मालूम होते थे। अधेड़ उम्र किसे बोलते हैं, मतलब जो अपनी आधी से ज़्यादा उम्र पार कर चुका हो, ठीक है, जैसे 40+ को हम अधेड़ कहते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते और तख्त का दूसरा सिरा उसके नौकर ने पकड़ रखा था। मतलब दो आदमी लेके, तख्त होता है, उसको इधर से और इधर से दो लोग पकड़ के अंदर की ओर जा रहे हैं। बाबू, अबे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर बस बल। जैसे कि दो लोग लेके चलते हैं तो एक दूसरे को गाइड करना पड़ता है कि हाँ थोड़ा इधर चलो, थोड़ा उधर चलो, वैसे ही यहाँ पे बोल रहे हैं। यहाँ पे बाबू कौन है, जो मालिक होगा, और नौकर कौन है, जो उनका साथ दे रहा है। बिछा दूं साहब, बाबू ज़रा तेज आवाज़ में, और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अक्ल बांट रही थी तो तू देर से पहुँचा था। जैसे कि आमतौर पर बोला जाता है कि जब बुद्धि बट रही थी तो क्या आप कहाँ थे, थे क्या। बिछा दूं साहब, और पसीना किस लिए बहाया है, कि इतनी मेहनत की है तो बिछाने के लिए ही तो करी है। नौकर बोलता है तख्त बिछड़ता है, ही। उसके बाद मतलब वो कॉम्प्लीमेंट दे रहा है हंस के। बाबू, हंसता क्यों है, अबे हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कलाशों के नहाते थे लोटों की तरह, एक तख्त क्या चीज़ है। मतलब कि जब हम जवान थे तो बहुत कसरत किया करते थे, ये तो एक तख्त है जो आज उठाने में मतलब इतनी मेहनत लग रही है। उसे सीधा कर, यों ही बस, और सुन बहू जी, दरी मंगा ले। दरी जिसे कालीन कहते हैं, उसके ऊपर बिछाने के लिए चादर भी, कल जो धोबी के यहाँ से आई है। नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच मेजपोश ठीक करते हैं और गुलदस्ते को साफ करते हुए कुर्सी पर 2-4 हाथ लगाते हैं। मतलब कि जब कैसे कोई आने वाला होता है तो घर में कैसे डेकोरेशन का मामला चल रहा होता है, सब हगड़ा बड़ी कर रहे होते हैं, वैसे ही किया जा रहा है। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती हैं। गदमा रंग, छोटा कद, चेहरा और आवाज़ से जाहिर होता है किसी काम में बहुत व्यस्त, और उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा खाली हाथ। बाबू साहब दोनों तरफ देखने लगते हैं। प्रेमा
प्रेमा, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या ज़रूरत पड़ गई। प्रेमा जी उनकी पत्नी। एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी। रामस्वरूप, धोती। प्रेमा, हाँ अभी तो बदल कर आए थे और फिर ना जाने किस लिए कि तुम्हें अब धोती की अचानक ज़रूरत क्यों पड़ गई। रामस्वरूप, लेकिन तुमने धोती मांगी किससे। प्रेमा, यही तो कह रहा था रतन। रतन मतलब उनके नौकर को बोल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको ये दिखाया हुआ है कि जैसे कि आप मंच होता है ना, वहाँ पे देखते हो बहुत सारे लोग आके अपना कैरेक्टर प्ले करते हैं, वैसे यहाँ पे हो रहा है। प्रस्तुत गद्यांश को हिंदी की किसी विद्या में लिखा गया है। ये बोल रहे हैं प्रस्तुत गद्य को हिंदी की कौन सी विधा में लिखा गया है, ये आपको बताना है। दूसरे प्रश्न में बोला इस एकांकी को किसने लिखा है, ये आपको बताना है। यह एकांकी किस विषय पर लिखा गया है। उसके बाद इस विभिन्न व्यक्तियों या पात्रों के नाम लिखिए, इसमें जो अलग अलग पात्र हैं। और रीढ़ की हड्डी नहीं होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है स्वावलंबी नहीं होना। इसके ऊपर आपको जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर देना है। साथ ही बोला है प्रश्न अपने आसपास किसी देखे नाटक नुक्कड़ के बारे में लिखिए। और कोविड के संदर्भ में मैसेज है कि आपको मास्क पहन के रखना है। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। प्रश्न में बोला है प्रस्तुत गद्यांश हिंदी की कौन सी विधा में लिखा गया है, मतलब ये हमारा हिंदी के कौन से विधा में लिखा गया है। तो पहले ही आपको बताया ये एक एकांकी है। एकांकी का अर्थ क्या होता है कि जहाँ पे नाटक, जैसे नाटक होते हैं नुक्कड़ नाटक या नाटक, वैसे प्ले किए जाते हैं। एकांकी में बहुत कुछ किरदार होते हैं और वो किरदार अपने डायलॉग के माध्यम से पूरे कहानी को, पूरी कथा को प्रस्तुत करते हैं। दूसरा है इस एकांकी को किसने लिखा है, तो इसके लेखक या एकांकीकार मतलब जो एकांकी को लिख रहे हैं जगदीश चंद्र माथुर हैं। तो इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पार्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरे में बोला है यह एकांकी किस विषय पर लिखा गया है। यह एकांकी समाज में व्याप्त स्त्रियों के प्रति रूढ़िवादी मानसिकता पर लिखा गया है। जो रूढ़िवादी मानसिकता है उस पर प्रहार करते हुए जगदीश जी ने इसको लिखा है। प्रश्न 4 में बोला है इसके विभिन्न व्यक्तियों या पात्रों के नाम लिखिए। तो इसमें अभी आपको थोड़ा ही इंट्रोडक्शन दिया गया है, इसलिए हम सभी पात्रों को नहीं लिख सकते। इसमें कई पात्र हैं, लेकिन इस पैराग्राफ में जितने पात्रों को लिखा गया है वो हैं प्रेमा, रामस्वरूप, नौकर आदि। इसके अलावा आगे रत्ना है और जो उनकी पुत्री हैं वो हैं, और भी कुछ किरदार आएंगे जिन्हें हम आगे देखेंगे। चौथे में बोला गया है रीढ़ की हड्डी नहीं होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है स्वावलंबी नहीं होना या किसी बात पर खुद का निर्णय नहीं ले पाना। ऐसे लोग जिनका आत्मसम्मान नहीं होता, जो स्वावलंबी नहीं होते या पूरी तरीके से अपने निर्णय के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसके 2 वाक्य प्रयोग, ये मुहावरा है, इसके वाक्य प्रयोग लिखने हैं। तो राजू हर काम के लिए पहला है अपने माता पिता पर निर्भर है। प्रतीत होता है उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। रीढ़ की हड्डी नहीं होना का मतलब है कि वो स्वावलंबी नहीं है। आशाताई छोटे छोटे कार्यों के लिए भी अपने पुत्र व परिवार की ओर निहारती हैं। उनमें रीढ़ की हड्डी की कमी है, यानी निर्णय लेने की क्षमता में कमी है। तो ये आपका प्रश्न 4 हो जाता है। अगले प्रश्न में बोला है ये आपको खुद करना है। ये बोला है अपने आसपास किसी देखे गए नाटक या नुक्कड़ नाटक के बारे में आपको लिखना है, अपने अनुभव जो भी आपने कभी भी देखा हो। तो मैंने एक लिखा है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। गर्मी की छुट्टियों में जब मैं अपने गांव गई थी तो वहां मैंने एक नुक्कड़ नाटक देखा। नुक्कड़ नाटक होता है कि जो जैसे प्ले होता है, ठीक है, छोटा प्ले जो गलियों में होता है, जिसके किरदार थे एक बंदर, एक लड़की, कहानीकार वक्ता यानी कि जो बताता है कि क्या क्या हो रहा है, और एक बच्चा। बड़े ही रोचक ढंग से वक्ता ढोलक की धुन पर कहानी का प्रारंभ करता है। वहीं बंदर हर घटना में एक मुख्य किरदार निभाता है तथा लड़की नृत्य के जरिए अपनी बात को कहती है और बच्चा केवल अपनी अभिव्यक्ति यानी कि अपने एक्सप्रेशन मात्र से ही सबका मनोरंजन करता है। तो केवल 2 या 3 किरदार होते हैं और पूरी घटना को वही लोग दर्शाते हैं। तो इसी तरीके से आपने जो भी देखा हो कभी, वो अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे वर्कशीट 77 हिंदी की कंप्लीट होती है। मैथ्स की वर्कशीट आपको जल्दी ही दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।